guys, welcome back to our channel Vantra Education. I am अंजलि एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट 2। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी तो स्टूडेंट्स के लिए होली बुक के जैसा है। तो अगर आप इसे एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, पेज नंबर 50 में जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस डिफरेंस ऑफ in freezing point is known as depression in freezing point and denoted by delta TF। मतलब कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF से। अब आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसे मैं अभी एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी। तो जैसे कि पहले हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझे थे, तो इस टॉपिक में भी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग हम लोग किसको बोलते हैं, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में चला जाता है लिक्विड स्टेट से, जैसे कि वाटर जो है आइस के फॉर्म में बन जाता है और फ्रीज होने के लिए टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच अ पार्टिकल एज सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड स्टेट। और दूसरा डेफिनेशन है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। मतलब कि ऐसा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे जो पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी प्योर लिक्विड इज़ फिक्स्ड। प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमेशा फिक्स होता है। तो चलिए अब हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफ के हेल्प से और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ, ये है सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ, ये है लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ। तो अब आपको पता है कि ये सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ नीचे क्यों है और लिक्विड सॉल्वेंट का ऊपर क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो इसका ग्राफ है वो ऊपर के साइड होगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब सॉलिड सॉल्वेंट का जो ग्राफ है वो इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट के। मतलब जो इसका वेपर प्रेशर का ग्राफ है और इसका दोनों जब इक्वल हो जाता है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मतलब कि यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहा है तो इसका ये वाला जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो अब आप देखिए ये वाला ग्राफ, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग लिए हैं TF0 और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का हम लोग लिए हैं TF फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब बताइए इन दोनों में से फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट है। और आप देख सकते हैं कि ग्राफ भी आगे है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा सॉल्यूशन से। तो अब हम लोग ज़्यादा वाला में से कम को माइनस करेंगे, मतलब कि TF0 में से TF माइनस करेंगे तो डेल्टा TF आएगा। और जो डेल्टा TF है वही है हम लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा क्योंकि उसमें यही था कि जो सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करेगा
उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है और सॉल्वेंट का ज़्यादा है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये जो है उसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे देखा था कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से ज़्यादा था, बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिप्रेशन वर्ड ही से समझ में आ रहा है कि घटना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से कम होगा, घट जाता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज वाइल फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम लोग सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा था, बट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आप उस चीज़ को यहाँ ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम लोग सॉल्वेंट में नमक या चीनी मिला रहे हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो एकदम नीचे जाते जा रहा है। और ये चीज़ यहाँ पे देखिए कि वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है वो 0 डिग्री, और जैसे जैसे हम लोग नमक या चीनी मिला रहे हैं तो जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से हमेशा कम होगा, माइनस में रहेगा, कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे यही कंक्लूजन निकला था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा जितना आप नमक या चीनी मिलाएंगे। वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो कम होते जा रहा है और 0 डिग्री से हमेशा टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। डेल्टा टी एफ जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और एक्स बी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है ना कि कितना सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि आपने देखा था कि जितना नमक या चीनी मिला रहे थे तो जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा था, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा था। तो ये नंबर पे डिपेंड करता है सॉल्यूट के, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ जो है वो के एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। तो जब एक्स बी को हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं के जो है वो कांस्टेंट है और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे कि वाटर का मोलर मास कांस्टेंट होगा, आपने देखा था ग्राफ में भी। तो फिर इसको हम लोग यहाँ पे के इंटू एम ए जब करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यू कांस्टेंट बनेगा जिसको हम लोग के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नेम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मतलब मोलैलिटी हम लोग लिख सकते हैं, और फिर इसको के एफ को हम लोग यहाँ से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी बिकम्स यूनिटी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी होता था, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो इसको मोलैलिटी को हम लोग एक्सपेंड करके ऐसे लिख देंगे, और फिर इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, जिसके लिए मतलब जो साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं जैसे कि कोई अननोन कंपाउंड का मोलर मास हम लोग सॉल्यूट का निकाल सके। तो इस वाले फार्मूला को आप यूज़ करके मोलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। तो ये फार्मूला हुआ मोलर मास निकालने का बाय यूजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने देखा कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि वो एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे वो डिपेंड कर रहा था। तो आप ये वाले फार्मूला को यूज़ करके के एफ का एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, molar depression constant is depression in freezing point when 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent। मतलब कि ये दोनों 1 हो जाएगा। तो ये एक और डेफिनेशन है के एफ का। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट डेल्टा टी एफ इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम मोलैलिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इस वाले फार्मूला से आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा टी एफ है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही होता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है।
तो अब मैं बताऊंगी आपको इसके कुछ एप्लीकेशंस की आखिर हम लोग क्यों इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर जो है वो जमता है, लेकिन अगर उसमें हम लोग नमक, चीनी या कुछ भी मिला देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगा, वो 0 डिग्री से कम पे जमेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप पानी में नमक मिला दिए हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है -5, मतलब कि वो 0 डिग्री पे वाटर रहेगा, -1 पे वाटर रहेगा, -2 पे भी वाटर रहेगा, -4 तक वो वाटर रहेगा, -5 पे जाकर वो जमेगा। इसीलिए जो सी वाटर है वो कभी भी जमता नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सी वाटर जो है वो जम गया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, जिसके कारण उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उसका पानी जो है वो जमता नहीं है। और जो ठंडी जगह होता है जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, तो अगर वहाँ उस पे रोड ये सब पे बर्फ़ जम जाता है तो उसमें जो है हम लोग नमक का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। जितना ज़्यादा नमक ये सब डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होते जाएगा। तो उस जगह पे हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो एंटी फ्रीज यही वो सॉल्यूट होते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देते हैं और जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो है वो कुल्फ़ी वाला भी यूज़ करता है। जैसे कि अगर आप कुल्फ़ी खाए होंगे तो कभी कभी उस पर नमक का थोड़ा थोड़ा टेस्ट आता है, तो वो क्यों आता है? क्योंकि उसमें जो ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कुल्फ़ी लेने गए तो आपको वो कुल्फ़ी निकाल कर दे दिया और वो फिर से उसमें जो रबड़ी है वो डालेगा ताकि वो कुल्फ़ी जमे फिर से, तो वो फिर से डाला कुल्फ़ी जमने के लिए और फिर आप गए मांगने तो कुल्फ़ी जम गया, बट वो पानी जो है वो इतना ठंडा है कि वो कुल्फ़ी को जमा दे रहा है, पर वो खुद क्यों नहीं जम रहा है? और वो क्यों नहीं कुल्फ़ी वाला उसको जमाना चाहता है? तो वो पानी इसलिए नहीं जमता है क्योंकि उसमें नमक मिलाया हुआ रहता है। और अगर सोचिए पानी ही जम जाएगा तो आप कुल्फ़ी उसमें से देने के लिए उसका जो बर्तन है वो निकालेंगे कैसे? वो कुल्फ़ी के साथ वो भी जम जाएगा तो वो निकलेगा ही नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कुल्फ़ी वाला भी यूज़ करता है कुल्फ़ी बनाने और बेचने के प्रोसेस में। तो पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, बट ये इम्पॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर। एनसीईआरटी के पेज नंबर 52 में दिया है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सबसे पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लोग एसपीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होता है जो सेलेक्टेड पार्टिकल को अपने आर पार जाने देता है, और वो सेलेक्टेड पार्टिकल वो होते हैं जो जिनका साइज छोटा होता है, छोटे छोटे पार्टिकल को वो आर पार करने देता है। तो जैसे कि आप लोग अगर चाय छाने होंगे तो देखे होंगे कि जो छन्नी होता है उससे जो मोटे मोटे जो पार्टिकल होते हैं, मतलब कि चाय पत्ती वो रह जाता है, और जो चाय होता है वो आर पार हो जाता है क्योंकि उसका पार्टिकल छोटा होता है। उसी टाइप से अगर हम लोग वाटर में चीनी या नमक मिलाएंगे तो वाटर का जो मोलर मास है वो 18 होता है और सॉल्ट का 58.5 समथिंग होता है, और चीनी का भी मोलर मास जो है वो ज़्यादा होता है। तो जो वाटर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार हो सकता है, बट जो शुगर है या फिर सॉल्ट है वो आर पार नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं होगा, बट वाटर आर पार हो सकता है क्योंकि वाटर छोटा पार्टिकल है और सॉल्यूट पार्टिकल थोड़ा मोटा पार्टिकल है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट अपीयर्स टू बी continuous sheet or films, but actually they contain a network of submicroscopic holes or pores। मतलब कि इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे कि जो छोटा छोटा जो पार्टिकल है वो पास हो सकता है, मतलब कि सॉल्वेंट। इट allow the passage of solvent molecule through them but do not allow passage of solute particle through them।
मतलब कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सॉल्वेंट को अपने आर पार जाने देता है बट सॉल्यूट को नहीं जाने देता है, क्योंकि सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो स्मॉल होता है और सॉल्यूट पार्टिकल उससे बड़ा बड़ा मोटा मोटा होता है, तो वो नहीं पार होने देता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आप सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल टू मूव, मतलब जिसका कंसंट्रेशन लोअर होगा उसी को बस वो आर पार जाने देता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरह का होता है, एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन, मतलब कि नेचुरल, और एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होता है, और ये नेचुरल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है और ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन का सेलोफेन और ये पिग ब्लैडर और पार्चमेंट। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आप सिंपली पहले ये याद रखिएगा, ऑस्मोसिस जैसे ही वर्ड आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए लो टू हाई। अब इसको हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड to solution side or from solution of low concentration side to solution of high concentration side through semi permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लोग SPM भी लिखते हैं। तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ऑस्मोसिस को आप सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल मूव टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू SPM। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम एक बीकर लिए हैं और उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिए हैं। इस साइड हम लोग का सॉल्वेंट है और इस साइड हमारा सॉल्यूशन है, तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? सॉल्वेंट साइड का ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होता है। तो अब देखिए, अगर इधर प्रेशर दो हम लोग का ऐसे है और प्रेशर इधर ज़्यादा है, तो इधर से जो पानी है वो कुछ भी अगर है तो वो इस तरफ फ्लो करेगा, मतलब ये राइज कर जाएगा, और अगर इधर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये वाटर को इधर पुश करेगा, मतलब ये इधर राइज हो जाएगा। तो वैसे ही वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट का यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो जो है पुश करेगा, मतलब वो फ्लो करेगा सॉल्यूशन के साइड, तो जो सॉल्यूशन है वो राइज करेगा। और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से, क्योंकि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल होता है और केमिस्ट्री में सॉल्यूट पार्टिकल जिसमें होता है उसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो इसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में कि आखिर कब तक इस साइड से इस साइड वाटर जो है वो फ्लो होगा या फिर कुछ भी जो है सेमी परमेबल के थ्रू वो फ्लो होगा। तो जब तक कि वेपर प्रेशर दोनों साइड का इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता है, तब तक जो इधर से सॉल्वेंट है वो फ्लो होते रहेगा और सॉल्यूशन के साइड राइज होगा। तो मान लीजिए यहाँ तक था सॉल्यूशन और इतना राइज किया है, तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इधर इस साइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर मिलकर इधर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जितना सॉल्यूट हम लोग डालेंगे सॉल्यूशन की साइड, उतना ही वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब कि जितना सॉल्यूट डालेंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा और उतना ही पानी का फ्लो जो है वो बढ़ेगा, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग उसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कहते हैं जो कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए काम में आता है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे आपने देखा कि जितना हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल डालते जाएंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उतना ही बढ़ते जाएगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि ऑस्मोसिस को रोकता है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ, क्योंकि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, मैंने इसको यहीं पे लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस, मतलब कि
वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आ रहा था, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग पिस्टन लगा दिए और उस पर ये जो प्रेशर लगा रहे हैं उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और एक डिफ्यूज़न होता है जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ऑस्मोसिस में लो से हाई जाता है और डिफ्यूज़न में हाई से लो जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अब पहले वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के साइड ज़्यादा था तो इस साइड फ्लो कर रहा था, तो हम लोग इसको लगाकर प्रेशर इधर लगाकर ऑस्मोसिस को रोके। अब मान लीजिए कि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा लग गया तो क्या होगा, हाई से फिर लो के तरफ फ्लो होने लगेगा। तो जब हाई से लो के तरफ फ्लो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आप सबके घर में, अधिकतर के घर में आरओ होगा, तो आरओ में यही रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। जैसे कि मान लीजिए इधर गंदा पानी है और इसमें हम लोग एकदम एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हम लोग ज़्यादा लगा दिए, तो क्या होगा, जो साफ जो पानी है फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर फ्लो होने लगेगा। तो इधर हम लोग का फिर प्योर वाटर आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग का जो गंदा पानी है वो छन जाएगा, क्योंकि ये छन्नी है। तो ऐसा नहीं है कि ये इस सॉल्यूशन को छानेगा, नहीं, ये छानेगा जो छोटा पार्टिकल है उसको। तो यहाँ पे भी जो छोटा पार्टिकल है, जो वाटर का पार्टिकल, उसको छान के इधर कर देगा। जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा। ऑस्मोसिस में लो से हाई की तरफ होता है, रिवर्स में हाई से लो होता है। ये जो यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं वो इधर के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। ये कभी कभी बोर्ड्स में पूछ देता है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इधर के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो इधर के तरफ ये फ्लो करेगा। जिधर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस साइड फिर फ्लो करेगा, इसलिए यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा उधर के वेपर प्रेशर से। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स ऑस्मोसिस में हम लोग का गंदा पानी साफ हो रहा है, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑफ कोर्स ऑस्मोसिस में साफ पानी गंदा हो जाएगा। तो हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस को ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन मूव टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल। मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, जब सॉल्यूशन के साइड ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो जो हायर कंसंट्रेशन का पार्टिकल है वो सॉल्वेंट की साइड फ्लो होने लगेगा, मतलब लोअर कंसंट्रेशन के साइड फ्लो होने लगेगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बीकर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दोनों सेपरेटेड है और इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका C2 है। तो आइसोटोनिक में C1 इज इक्वल टू C2, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब मोर, नेमी से थोड़ा लग रहा है हाइपर मोर, तो मतलब कि C1, मान लीजिए C1 का C2 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, तो जिधर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उधर ही ऑस्मोटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा। हाइपोटोनिक मतलब लेस, मतलब C1 के रिस्पेक्ट में C2 का लेस है, तो हाइपोटोनिक है वो। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT आइडल गैस का इक्वेशन है। तो P को हम लोग पाई से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे पाई से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा, और उसके बाद यहाँ पे NB/V। तो NB/V किसका फॉर्मूला है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग के पास ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं, मोलर मास निकालने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूला से मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पाई इज इक्वल टू WB/MB इंटू V इंटू RT। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए हैं नंबर ऑफ मोल को गिवन मास बाय मोलर मास करने के लिए। तो मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू T बाई पाई इंटू V। पाई यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यहाँ पे हम लोग का मोलर मास निकल गया यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो ये मैंने आपको पहले बताया था, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पी से या पाई से डिनोट करते हैं। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो हाइपरटोनिक होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो हाइपोटोनिक होगा, और जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो आइसोटोनिक होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि घर में अचार बनता है, मम्मी या दादी बनाती है, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है क्योंकि उसमें नमक तेल ये सब डाला जाता है। तो जो नमक ये सब डाला जाता है उसके कारण जो बैक्टीरिया है वो आ नहीं पाता है, मतलब आता है तो वो मर जाता है। वहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है जिसके कारण वो नमक तेल ये सब प्रिजर्वेटिव का काम करता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव हो जाता है। जब बैक्टीरिया आता है तो मतलब जो ऑस्मोसिस क्या करता है, साफ पानी को गंदा कर देता है। तो जब बैक्टीरिया आता है तो वो पूरा श्रिंक हो जाता है। जैसे कि आप एक घर में कर सकते हैं ट्राई एक्सपेरिमेंट। दो आप अगर अंडा लेंगे, एक को सिंपल पानी में डालेंगे, एक को नमक वाले में डालेंगे, तो जो सिंपल पानी में डालेंगे वो अंडा स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, और जो नमक वाले में डालेंगे वो श्रिंक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोऑस्मोसिस और इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो एक्सोऑस्मोसिस कब होगा, जब आप अंडा को नमक वाले पानी में डालेंगे तो वो जो मेम्ब्रेन है वो बाहर के तरफ परमिट करेगा, मतलब कि उसका जो है बाहर के तरफ आएगा, तो उसमें एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। और इंडोऑस्मोसिस में पानी जो है वो अंदर के तरफ जाएगा, मतलब जब आप अंडा को सिंपल वाटर में डालेंगे तो पानी अंदर के तरफ, मतलब मेम्ब्रेन उसको अंदर के तरफ परमिट करेगा और वो फूल जाएगा। तो वहाँ पे इंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगा और आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने डाउट्स या क्वेरीज जो भी है पूछने के लिए, और आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इससे हमें और अच्छा मोटिवेशन मिलता है काम करने का। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।